आज हम इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी की बात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि करीब 2300 साल पहले भी भारत में टैक्स का पूरा सिस्टम मौजूद था। मौर्य साम्राज्य में खेती से लेकर व्यापार, खनन और बाजार तक सरकार की मजबूत पकड़ थी और इस पूरे सिस्टम के पीछे एक बड़ा नाम था, चाणक्य यानी कौटिल्य। तो सवाल ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सरकार पैसे कैसे कमाती थी, लोगों से कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे और उस दौर की इकोनॉमी कैसे चलती थी। आइए आज 2300 साल पहले की भारत में टैक्स का पूरा सिस्टम कैसे चलता था, इसी की कहानी जानते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार था खेती। राज्य नई जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए नई बस्तियां बसाता था। सिंचाई के लिए बांध और नहरें बनती थी और पानी के संसाधनों का रख रखाव भी राज्य की जिम्मेदारी थी। यानी सरकार सिर्फ टैक्स लेने का काम नहीं करती बल्कि खेती को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करती थी। अब बात उस दौर के बिजनेस की करते हैं। लोहा, तांबा और सोने जैसी धातुएं हथियार और औजारों के लिए बेहद जरूरी थी, इसीलिए इनके खनन पर राज्य का काफी कंट्रोल था। इसके अलावा नमक, शराब और जहाज बनाने जैसे क्षेत्रों पर भी सरकार का कड़ा कंट्रोल या सरकारी एकाधिकार था। यानी आज की तरह हर कारोबार पूरी तरह प्राइवेट हाथों में नहीं था। कई जरूरी सेक्टर सीधे सरकार के कंट्रोल में थे। मौर्य साम्राज्य में व्यापार काफी ऑर्गेनाइज था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन जैसे बड़े शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इन्हें सड़क मार्गों और नदियों के जरिए जोड़ा गया था। व्यापारियों और कारीगरों के अपने संगठन होते थे जिन्हें गिल्ड कहा जाता था। ये ऑर्गेनाइज सामान की क्वालिटी, उत्पादन और कई मामलों में कीमतों से जुड़े नियम तय करते थे। वहीं सरकार के अधिकारी बाजारों पर नजर रखते थे। सामान की कीमतों, बाट माप और व्यापार में धोखाधड़ी की जांच की जाती थी। अब सबसे जरूरी बात, टैक्स कितना लगता था। मौर्य काल में कई तरह के टैक्स का जिक्र मिलता है। सबसे प्रमुख था भागा। ये जमीन पर लगने वाला टैक्स था। आमतौर पर किसान की उपज का छठा हिस्सा यानी करीब 1/6 राजा का हिस्सा माना जाता था। कुछ सिचुएशंस में ये हिस्सा बढ़ भी सकता था। इसके अलावा बलि का नाम टैक्स या भेंट थी। कारा भी एक तरह का टैक्स था जो कृषि उपज संपत्ति से जुड़ा हो सकता था। फिर आता है हिरण्य, जिसका भुगतान सामान की जगह पैसे में किया जाता था और अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह या सीमा के पार ले जाया जाता तो शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी या टोल देना पड़ता था। इसके अलावा पिंडकारा नाम का सामूहिक टैक्स भी था जो गाँव में समूह पर लगाया जाता था और अगर युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी बड़ी स्थिति आ जाती थी तो प्रणय नाम का इमरजेंसी टैक्स लगाया जा सकता था। तो पैसा जाता कहाँ था? फिर राज्य की कमाई का इस्तेमाल प्रशासन, सेना, सिंचाई, सड़कों और दूसरे सरकारी कामों में होता था। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए चांदी के पंच मार्क वाले सिक्कों का इस्तेमाल भी होता था। यानी करीब 2300 साल पहले भी सरकार के पास कमाई, टैक्स, खर्च और प्रशासन का एक व्यवस्थित ढांचा था। चाणक्य की सोच कितनी अलग थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की अर्थव्यवस्था टैक्स, व्यापार, खेती, बाजार और प्रशासन से जुड़े कई नियमों का विस्तार मिलता है। मौर्य साम्राज्य का मॉडल पूरी तरह आज जैसा नहीं था, लेकिन एक बात साफ दिखती थी, राज्य की मजबूत आर्थिक व्यवस्था को साम्राज्य की ताकत का आधार माना गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सिर्फ बड़ी सेना और विशाल इलाके की वजह से ताकतवर नहीं था, उसके पीछे खेती, व्यापार, टैक्स और सरकारी कंट्रोल से बना एक मजबूत आर्थिक सिस्टम भी था। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये यात्रा कैसी लगी? आपको 2300 साल के पहले के टैक्स सिस्टम के बारे में जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा टैक्स का नाम पसंद आया।